गुड इवनिंग साथियों। हम बात कर रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की। और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान जैसा हम सभी को पता है कि हमने बात भी की है पहले कि 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं और इन 3 कर्नाटक के युद्धों में हमने पहले 2 देख ली है और आज हम अंतिम युद्ध की बात करते हैं जिसमें निर्णायक लड़ाई होती है आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में। तो आज हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखते हैं। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्या था, कैसे था, क्या रहा इसमें, ये हम देखेंगे। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध। ये कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध है ये कब से कब हुआ है, तो ये होता है 1756 से प्रारंभ होता है और 1763 तक चलता है। अब देखिए इसमें अपने को 2 भागों में इसको बांटेंगे। एक तो साथियों के यूरोप में जो प्रक्रिया चल रही है वो हम देखेंगे और एक भारत में जो धरातल पर हो रहा है वो देखेंगे। तो पहले यूरोप में क्या प्रक्रिया चल रही है उस पर बात करते हैं, फिर उधर करेंगे, फिर यहां करेंगे अंतिम रूप से। तो इसका कारण, इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का जो कारण था वो था साथियों यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, ये इसका कारण था। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब हुआ? ये 1756 से लेकर 1763 तक होता है। किस किस के बीच में होता है? ये वास्तव में तो पर्सा, जिसको वर्तमान में जर्मनी कहते हैं, ये पर्सा था उस समय, और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ। पर्सा है, इसका पक्ष इंग्लैंड ने लिया और ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस ने लिया। यानी कुल मिला के जो युद्ध है वास्तव में तो इन 2 देशों के बीच में होता है, परंतु ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है किन के बीच में, क्योंकि ये महाशक्तियां थी एक तरीके से उस टाइम की, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है। तो जैसे हमने देखा कि कर्नाटक के पहले युद्ध के समय, कर्नाटक के पहले युद्ध के समय क्या होता है साथियों कि कर्नाटक के पहले युद्ध के टाइम ये रहता है कि ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष है, उसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने आते हैं और पूरी दुनिया में जहां भी इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेश हैं, जहां भी इनकी कंपनियां कार्य कर रही हैं, जहां भी इनके लोग कार्य कर रहे हैं, वहां सभी जगह क्या हो जाता है, वहां सभी जगह संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहां भी ठीक ऐसे ही होता है कि यहां भी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण पूरी दुनिया में इंग्लैंड और फ्रांस के लोग आमने सामने हो जाते हैं और हमारे यहाँ ये व्यापार करने की दृष्टि से 2 कंपनियां आई हुई हैं, तो ये कंपनियां भी क्या हो जाती है, आमने सामने हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप हमारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो अब कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो प्रारंभ हुआ है, भारत में इसका क्या रहा है, भारत में क्या स्थिति इसकी रहती है? तो ये वास्तव में 1758 में भारत में प्रारंभ होता है, पर इसका काल, क्योंकि कारण क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध है तो इसको प्रारंभ 1756 से बांधते हैं, कारण कि उस समय तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। प्लस क्या कि यहाँ भारत में अंग्रेज यहाँ शक्तिशाली ज्यादा हो जाते हैं। एक तो इन्होंने कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जीत लिया था पहले, 1754 में फ्रांसीसियों को हरा दिया था, तो वहां वो मजबूत थे। प्लस 1757 में अंग्रेजों ने क्या किया था, प्लासी का युद्ध जीता था, और प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध से ही भारत में क्या है, प्लासी का युद्ध जीता। तो ये प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। यानी यहाँ जो नवाब है बंगाल का वो अधीनता स्वीकार कर लेता है अंग्रेजों की एक तरीके से। उड़ीसा, बंगाल और बिहार में इनका प्रभाव जम जाता है, तो यहाँ एक बहुत से धन की भी प्राप्ति होती है। इससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये जो इनकी बस्ती थी फ्रांसीसियों की चंद्रनगर जो बंगाल में थी, इस चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं।
चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं। उधर क्या है, फ्रांसीसी क्या करते हैं, फ्रांसीसी एक व्यक्ति है काउंट डी लेली। काउंट डी लेली, इस काउंट डी लेली को भारत में अपना प्रमुख सेनापति और सैनिक और असैनिक सभी गतिविधियों का प्रमुख यानी सर्वे सर्वा बनाकर भेजते हैं। और इसको दो काम होते हैं। दो काम क्या है, एक काम, पहला काम तो इसे दिया जाता है कि अंग्रेजों से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना, भारत से बाहर निकालना, भारत से खदेड़ना अंग्रेजों को एक काम। दूसरा काम इसको दिया जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी है, इस फ्रांसीसी कंपनी के शासन में सुधार करना, शासन में सुधार करना, ये दूसरा कार्य इसको दिया जाता है। यानी ये दो प्रमुख काम काउंटर डी लेली को दिए जाते हैं और इसे अप्रैल 1758 में भारत भेजा जाता है। भारत भेजा। अब ये जैसे ही भारत आता है तो भारत में आकर क्या करता है, ये भारत में आकर सबसे पहले 1758 में ही जो अंग्रेजों के पास, मद्रास के पास एक सेंटर डेविड दुर्ग है, किला है, इस दुर्ग, ये दुर्ग किसके पास है, अंग्रेजों के पास। इसको जीतता है, इसको जीता सबसे पहले आकर, यानी अंग्रेजों को इसने हराया आते ही 1758 में, और सेंट डेविड दुर्ग को जीत लिया है और जीतने के साथ ही इस पर अधिकार कर लिया है। अपने साथियों ये ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसियों की ये अंतिम जीत थी भारत में। या दूसरे रूप में हम काउंट डी लेली की कहें तो काउंट डी लेली है, इनकी ये भारत में प्रथम और अंतिम विजय थी। काउंट डी लेली की भारत में प्रथम और अंतिम विजय थी। ये आया है और आते ही इसने सेंट डेविड दुर्ग को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया है जो अंग्रेजों का था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का अब तक उस पर अधिकार था। फिर ये 1758 में क्या करता है साथियों, 1758 में ये सोचता है कि तंजौर है, यहां का शासक कमजोर है और तंजौर पर आक्रमण करता है। यानी ये तरीके से आक्रमण नहीं कहेंगे हम कि घेरा डालता है, ये तंजौर दुर्ग का घेरा डालता है, उसमें आक्रमण की स्थिति बनाता है, उनसे 56 लाख रुपए मांगता है कि अगर घेरा हटाना है तो 56 लाख रुपए दो, क्योंकि इसका काम यही था। इसने ये सोचा कि मैं पैसे लेकर मेरी स्थिति सुदृढ़ कर लूंगा, मेरे सैनिकों का वेतन टाइम पे दे पाऊंगा, हथियारों को जुटा पाऊंगा, यानी और स्थिति मजबूत कर लूंगा। तो तंजौर का घेरा डालता है अथवा तंजौर पर आक्रमण करता है, परंतु ये असफल रहता है, वहां का शासक इन्हें कुछ नहीं देता। तो ये क्या करता है 1758 में मद्रास का घेरा डालता है। मद्रास जो अंग्रेजों का है, इसका घेरा डाला है, इस पे आक्रमण किया है, और जैसे ही मद्रास का घेरा डाला, मद्रास पे आक्रमण किया, तो यहां भी ये असफल हुआ। यानी तंजौर में भी असफल हो गया, मद्रास में भी असफल हो गया। दोनों जगह क्या है, ये असफल रहता है और असफल रहता है। इसके बाद ये इधर उधर और प्रयास करता है, परंतु यहां कहीं भी इसको सफलता नहीं मिलती। और अंग्रेज जब व्यवस्थित रूप से, अंग्रेजों को यह लगता है कि प्लासी का युद्ध करने के बाद भारतीयों को अपने नियंत्रण में हम कुछ हद तक ले आए हैं, अगर हमें भारत में साम्राज्य स्थापित करना है तो इन फ्रांसीसियों को सेट करना होगा। सेट का मतलब इन्हें भारत से बाहर निकालना होगा। तो यहां क्या है कि महत्वपूर्ण युद्ध इसके दौरान, देखिए एक तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सेंट डेविड दुर्ग वाला ध्यान रखेंगे, ये ठीक है, डी काउंट ले लिए, भारत आया है और इसने इस पे दुर्ग किया है। इसके बाद हमें अपने ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे वाडीवास का युद्ध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। देखिए साथियों, यहां अपने लिए ध्यान रखेंगे कि जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, इन कर्नाटक के 3 युद्धों के दौरान छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, छोटे छोटे युद्ध होते हैं। पहला अपने कर्नाटक का युद्ध देखा, इनका सार संग्रह भी देखेंगे कल अपने पूरे का अच्छी तरह से, जो कंपटीशन के लायक हैं, जहां से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके।
विस्तार से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें कहानियां समझ में आए, हमारे जो बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वो अच्छे से इसके बारे में लिख पाए, और हम भी कभी भी, क्योंकि कहानी जहां भी समझ में आई होती है वो इजी तरीके से याद होता है, तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है साथियों। तो यहाँ क्या है कि हमने देखा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, उसमें एक ही युद्ध होता है महत्वपूर्ण, कौन सा होता है? सेंट थोमे का युद्ध, जिसमें कर्नाटक का नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। कर्नाटक का नवाब है हटा है वहां से, सेंट थोमे के युद्ध के कारण कर्नाटक के नवाब को हटा दिया गया है, अनवरुद्दीन के मध्य ये रहता है, तो वो निर्णायक युद्ध होता है और फ्रांसीसी जीतते हैं। तो वहां पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति हमेशा ही मजबूत रहती है। जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ है, और जो दूसरे कर्नाटक के युद्ध में अंबूर की लड़ाई होती है, और अंबूर की लड़ाई में क्या होता है कि ये जो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, ये मारा जाता है और यहां से कर्नाटक का नवाब बदलकर चांदा साहब को बनाया जाता है, यानी पूरी स्थिति अनुकूल लाने का प्रयास करते हैं। कौन? फ्रांसीसी अपने अनुकूल लाने का प्रयास करते हैं। यानी दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक ही प्रमुख युद्ध हुआ है, और वो कौन सा युद्ध हुआ है? अंबूर का युद्ध, जो कब होता है? 1749 में होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो युद्ध है कर्नाटक का युद्ध, इसमें एक ही प्रमुख युद्ध हुआ है, और वो कौन सा हुआ है? वो वाडीवास का युद्ध हुआ है, और वाडीवास का युद्ध बड़ा ही निर्णायक युद्ध रहा है। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए वाडीवास का जो युद्ध है, इस वाडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति आयरकूट है। अंग्रेजों का सेनापति कौन है? आयरकूट, अंग्रेज सेनापति। और इधर फ्रांसीसी सेनापति कौन है? फ्रांसीसी सेनापति हैं काउंट डी लेली। काउंट डी लेली हैं ये फ्रांसीसी सेनापति। अब देखिए ये युद्ध जैसे ही होता है साथियों, ये क्या है कि वाडीवास है, मद्रास के पास है, यह युद्ध होता है। अगर हम दक्षिण भारत की थोड़ी सी अगर स्थिति पर नजर डालें तो यहां मद्रास है मान लें, तो यहां हैदराबाद है। और क्या होता है कि जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी डुप्ले क्या करता है कि वहां की नासिर जंग को मारा जाता है और मुजफ्फर जंग को वहां का नवाब निजाम बना रहता है हैदराबाद का। और मुजफ्फर जंग भी थोड़े से टाइम में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है 1750 के आसपास ही। फिर हैदराबाद का कौन बनता है? हैदराबाद का नवाब बनता है सलावत जंग। और ये सलावत जंग क्या है कि फ्रांसीसियों का बनाया हुआ है, डुप्ले का बनाया हुआ है। तो ये फ्रांसीसियों, क्योंकि फ्रांसीसियों का नया निजाम बनाया जाता है, डुप्ले नया ही निजाम बनाता है हैदराबाद में, तो उसके विरुद्ध विद्रोह हो सकता है, यह संभव था। इन स्थिति से बचने के लिए उसी समय जब मुजफ्फर जंग को वहां का निजाम बनाया जाता है, डुप्ले क्या करता है कि फ्रांसीसी एक योग्य सेनापति है बुसी, इस बुसी के नेतृत्व में एक सेना वहां हैदराबाद में रखता है, क्योंकि मुजफ्फर जंग ने भी ऐसी मांग की थी कि आपकी एक सैनिक टुकड़ी मेरे साथ रखिए ताकि मैं अपना साम्राज्य स्थायी कर सकूं। तो ये बुस्सी है जो योग्य सेनापति था फ्रांसीसी, ये अपनी सेना की टुकड़ी के साथ हैदराबाद में जमा हुआ है। तब गए कब का? 1749 के बाद 49-50 से वहां पर है, और वही रह रहा है टुकड़ी के साथ, क्योंकि वहां के प्रशासन को अपने नियंत्रण में कर रखा है और अपने अनुसार देख रेख करवा रहा है उसकी। हालांकि वहां निजाम मुखिया है। निजाम कौन है? सलावत जंग। जैसे ही वाडीवास की युद्ध की स्थिति आती है, यानी मद्रास का घेरा डालता है, तभी की बात है। मद्रास का घेरा डालने के समय ही क्या करता है, ये जो काउंट डी लेली है, ये बुसी को कहता है कि आप सेना लेकर कहां जाओ? सेना लेकर मद्रास आ जाओ। अब ये सेना लेकर मद्रास आ गए, यहाँ सेना खाली हो गई है। खाली हो गई है तो इधर से ऊपर बंगाल है, बंगाल से अंग्रेजों ने यहाँ मछलीपट्टनम जगह थी, और मछलीपट्टनम फ्रांसीसियों की थी, उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है। जैसे ही मछलीपट्टनम पे आक्रमण करते हैं तो ये सलावत जंग है, एक डरपोक शासक है। सलावत जंग कौन है? डरपोक शासक है। और जैसे ही इधर से आक्रमण अंग्रेजों का होता है तो वो अंग्रेजों से संधि कर लेता है और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है।
यानी ये बड़ी गलती थी काउंटर डी लेली की कि बुशी को हैदराबाद से मद्रास बुलाना, और जब ये मद्रास बुला लेता है तो हैदराबाद पर पीछे कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का, तो अंग्रेज और मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। अब यहां क्या है कि वाडीवास के युद्ध में आयरकूट है ये जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं और इनकी हार होती है। हार होती है तो काउंटर डी ले लिया है, इसको पांडिचेरी में शरण लेनी पड़ती है। पांडिचेरी में ये क्या करता है, शरण लेता है। कौन, काउंटर डी लेली जो फ्रांसीसी सेनापति है। जबकि ये बुशी जो ये एक प्रमुख सेनानायक था यहाँ का, इस बुशी को बंदी बना लिया जाता है। इसको वाडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना ने बंदी बना लिया है। बुशी तो बंदी बना लिया गया है, ये भागकर अपने जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी पांडिचेरी वहां जाकर शरण ले लेता है, काउंटर डी ले ले। अब बाद में क्या करते हैं अंग्रेज लोग हैं, यहां देखिए ये युद्ध ध्यान रखिए कब हुआ है, ये युद्ध हुआ है 22 जनवरी 1760, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध होता है। वाडीवास का युद्ध किसके बीच में होता है, अंग्रेज सेनापति आयरकूट फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लेली के बीच में होता है। इसमें जीतता कौन है, अंग्रेज जीतते हैं, और वाडीवास का युद्ध ही इतिहास में निर्णायक युद्ध कहलाता है, जिसके बाद ये निर्णय हो गया था कि फ्रांसीसी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज ही अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। यानी फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना, या हम कहते हैं कि फ्रांसीसियों की अंतिम हार किस युद्ध से हुई है, तो वाडीवास के युद्ध से हुई है। इसके बाद फ्रांसीसी कुछ भी नहीं कर पाए, और ये शरण जैसे ही पांडिचेरी में लेता है काउंट डी लेली, तो अंग्रेजी सेना जाकर क्या करती है, यहां जैसे पांडिचेरी इसके पास है मद्रास में पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में शरण लेता है, तो अंग्रेज सेना जाकर पांडिचेरी को घेर लेती है। अब पांडिचेरी को घेर लेती है तो इस काउंट डी लेली को 1761 में आत्मसमर्पण करना पड़ता है मजबूरन, और जब ये आत्मसमर्पण कर देता है तो आत्मसमर्पण करने के बाद इसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। फ्रांसीसी सेनापति को अंग्रेज क्या करते हैं, अपने देश में भेज देते हैं इंग्लैंड। 2 साल तक उसे इंग्लैंड में रखते हैं, फिर उसे फ्रांस भेज देते हैं, और इस पे मुकदमा चलाया जाता है, और ये 2 साल में ही मुकदमे में निर्णय हो जाता है, और काउंट डी लेली को मृत्युदंड दिया जाता है। काउंट डी लेली को मुकदमा चलाकर क्या दिया गया, मृत्युदंड दिया गया है। यहां से फ्रांसीसी शक्ति अपने आप ही खत्म हो गई है, इसके बाद कोई विशेष काम नहीं होता। पर साथियों ये 7 वर्षीय युद्ध चल ही रहा है, और इस 7 वर्षीय युद्ध में क्या होता है कि 1763 में समाप्त होता है। ये कब समाप्त होता है, 1763 में, और किससे होता है, पेरिस की संधि से। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है, तो पेरिस की संधि से हुआ है। पेरिस की संधि से क्यों हुआ है, क्योंकि ये इस युद्ध का प्रारंभ भी क्यों होता है, इस युद्ध का प्रारंभ कैसे होता है, इस युद्ध का प्रारंभ भी ये यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध के कारण होता है, यूरोप के कारण ही होता है। और जब 7 वर्षीय युद्ध जिस संधि से समाप्त होता है उसी से कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी होता है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ भी प्रावधान किए जाते हैं। इस संधि में हमारे यहाँ के लिए प्रावधान होते हैं। प्रावधान क्या होते हैं, प्रावधान देखिए, एक तो ये होता है कि फ्रांसीसी हैं, इन फ्रांसीसी को क्या किया जाएगा, पांडिचेरी व इनकी जो बस्ती थी चंद्रनगर, ये बस्तियां थी प्रारंभ में, ये लौटा दी जाएगी। फ्रांसीसियों को क्या किया जाएगा, पांडिचेरी और चंद्रनगर की जो बस्तियां लौटा दी जाएंगी, परंतु वे वहां किलेबंदी नहीं करेगी, किलेबंदी उनकी नष्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना है, ये फ्रांसीसी सेना यहां नहीं रखी जाएगी भारत में, और फ्रांसीसी क्या करेंगे, बंगाल में भी व्यापार कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं, केवल व्यापार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेज हैं वो यहां साम्राज्य स्थापित करेंगे। यानी ये भारत के समय पेरिस, भारत के संबंध में पेरिस संधि में उल्लेख हुआ। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, पांडिचेरी और चंद्रनगर जो बस्तियां हैं वो फ्रांसीसियों को दे दी गई, और इन्हें केवल व्यापारी बना दिया गया कि अंग्रेज ही यहां राज करेंगे। और फ्रांसीसी इस बात को मान जाते हैं, और यहीं से फ्रांसीसियों का भारत में साम्राज्य की संभावनाएं अंत होती हैं। और वाडीवास का युद्ध इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वाडीवास के युद्ध को अच्छे से पढ़ें। तो ये था मित्रों कर्नाटक का तृतीय युद्ध। आज इतना ही, धन्यवाद साथियों।